आज हम बात करते हैं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, पांडित्य परंपरा में अग्रगण्य आचार्य मम्मट की। उनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि यदि काव्य प्रकाश न पढ़ा जाए तो शायद पूर्णतया साहित्य को व्यक्ति नहीं जान सकता, न साहित्य को समझ सकता है। काव्य प्रकाश उल्लासों से परिपूर्ण वह ग्रंथ है जिसमें साहित्य जगत का वह जो अनिवार्य है वो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ भर दिया है। इस तरह से आचार्य मम्मट के द्वारा जो प्रणीत काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ है वो साहित्य शास्त्र की अपने आप में अनुपम कृति है। आज हम उसी की चर्चा करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के विषय में चर्चा की है। उनका कथन है कि काव्य का लक्षण क्या है, इसको उन्होंने भली भांति प्रतिपादित किया है। अपना उन्होंने लक्षण दिया। वस्तुतः काव्य लक्षण बहुत हैं, अनेकानेक काव्यकारों ने, साहित्यकारों ने, मूर्धन्य विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन जो आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में अति महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं उसकी अपने आप में एक अलग ही बात है, अलग ही कुछ बात कहते हैं वो, जो मैं आपको आज काव्य लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। अपने काव्य लक्षण में वो काव्य लक्षण की परिभाषा देते हैं कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। एक पंक्ति लिख देते हैं, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ऐसा लगता है कि साहित्य जगत में काव्य लक्षण के बारे में जो उन्होंने लिखा वो उसके अलावा कुछ फिर छोड़ा ही नहीं। एक एक शब्द में कई चीज़ों को समाहित कर दिया है। उससे निर्मित जो उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा दी है वो अपने आप में अनुपम है। तद दोषौ, तद शब्दस्य तात्पर्य क्या है? तद शब्द का तात्पर्य तो यहाँ चूंकि जो प्रसंग चल रहा है वो काव्य का है, इसलिए तत्शब्द के कहने से अपने आप ही हमें काव्य का बोध हो जाना चाहिए। अर्थात तत्शब्दस्य तात्पर्यम काव्यम, तत्शब्द का जो तात्पर्य है वो है काव्य। शब्दार्थो शब्द है तो शब्द और अर्थ, अर्थात हम जो चर्चा कर रहे हैं वो काव्य की चर्चा कर रहे हैं, और वह काव्य कैसा होना चाहिए तो कह रहे हैं शब्दार्थ हो। शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल शब्द महत्वपूर्ण हो और यह भी नहीं है कि केवल अर्थ महत्वपूर्ण हो। कई जगह बात आती है अर्थापत्ति की, कई जगह बात आती है भैया शब्द तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। कई जगह बात होती है कि रस और अलंकारों से युक्त शब्द नहीं थे, अर्थ तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं। जो आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण को किया है वो कह रहे हैं नहीं, शब्द और अर्थ दोनों एक जैसे ही होना चाहिए, अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आती है सगुणा। सगुण अर्थात वह काव्य कैसा हो तो कह रहे हैं गुणों से युक्त हो। वो गुण कौन है? वह गुण तीन है, ओज, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीन गुणों से युक्त होना चाहिए उस काव्य को, तभी वह काव्य संसार के लिए उपयोगी हो सकता है। क्या? आगे लिखते हैं अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात उसमें अलंकार भी हो, वह भाषा अलंकारिक भी हो। चूंकि आप सभी जानते हैं कि यदि भाषा को अलंकृत नहीं बनाया गया तो वो सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उस भाषा को अलंकृत भी होना चाहिए, अर्थात अलंकारों से युक्त भी होना चाहिए। लेकिन वहाँ एक वो विकल्प देते हैं कि पुनः क्वापि,
अर्थात यदि अलंकारों से रहित है तो भी हम उसको काव्य की श्रेणी में रखेंगे, अर्थात हम उसे काव्य स्वीकार करेंगे। अगर कहीं पर अलंकार नहीं है या फिर अलंकार हल्के हैं या फिर अलंकार बिल्कुल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि अलंकारों से रहित काव्य है अर्थात हम इस काव्य को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मम्मट कह रहे हैं कि अगर अलंकारों की वहाँ न्यूनता है तो भी हम उसको काव्य कहेंगे, अर्थात उसको काव्य की श्रेणी में रखेंगे। कुछ प्रश्न उठते हैं यहाँ कि शब्दार्थों के बाद जो उन्होंने सगुण कहा, अर्थात इस पूरे के पूरे काव्य लक्षण में आचार्य के कहीं पर भी रस की बात नहीं आई है। निश्चित रूप से यह प्रश्न समझने लायक है। भाई सगुण जो कहा उसका स्पष्ट अर्थ है गुणों के सहित, गुणों के साथ। अब जब उन्होंने गुण कह दिया तो मुझे ऐसा लगता है या समस्त साहित्य जगत के जो विद्वान होंगे यह समझ लेना चाहिए विद्यार्थियों को कि जो गुण हैं वो गुण रस से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि 3 गुण जो बताए गए हैं माधुर्य ओज प्रसाद वह 9 रस में समाहित है। अगर ये गुण नहीं है तो रस की पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। पहले षड्रस थे, उन षडोरस की व्याख्या अपनी अलग थी। 9 शांतो रसा, फिर उसके बाद 9 रस हुए। उन 9 रसों में 3 जो है वो गुण हो गए, अर्थात माधुर्य ओज और प्रसाद। इन 3 गुणों से युक्त 9 रसों की बात करते हैं, अर्थात अगर उन्होंने रस नहीं कहा है तो इन 3 गुणों से यह समझ लेना चाहिए कि इन रसों की व्याख्या 3 गुणों के माध्यम से आचार्य ने अपने काव्य लक्षण में समाहित कर दी, वो अलग नहीं किया उन्होंने। इसीलिए वो कहते हैं कि सगुणों अर्थात जो काव्य हो वह गुणों से युक्त होना चाहिए, और जहां पर गुण होंगे वहां पर रस अपने आप होंगे। निसंदेह वो ना कहते हुए भी 9 रस को अपने काव्य लक्षण के अंतस्थ में समेटे हुए। चित्तद्रवी भावमयो हिलादो माधुर्य मुच्यतेति, प्रसाद गुण है जो वो सर्वासु रचना सुचा, वो कह रहे हैं कि सभी रचनाओं में प्रसाद गुण रहता है। तो जब सभी रचनाओं में प्रसाद गुण रहता है, ओज जहाँ ओज की बात आएगी वहाँ पर ओज गुण रहता है, जहाँ वीरता इत्यादि की बात आएगी वहाँ ओज गुण रहता है, जहाँ माधुर्य आदि श्रृंगार की बात आएगी वहाँ माधुर्य रहता है। तो भाई जब 9 रस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण समाहित है तो रस ना कहते हुए भी आचार्य मम्मट ने अपने 3 गुणों के माध्यम से रस की अपने आप व्याख्या कर दी सगुणों कह करके। अलंकृति अनलंकृतिश्च, अलंकरोति इति अलंकारा, अनलंकरोति। अगर कहीं कहीं स्फुट अलंकार, स्पष्ट अलंकार नहीं है तो भी हम उसको काव्य स्वीकार करेंगे, हम उसको काव्य की श्रेणी में रखेंगे। हम उसको कहीं यह नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये काव्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह मम्मट के द्वारा ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि भाषा में पूर्णतया अलंकारों का समावेश हो तभी हम उसको काव्य कहेंगे। अगर यत्र तत्र अलंकार नहीं भी है तो भी हम उस अलंकार रहित काव्य को काव्य की श्रेणी में रखेंगे, उसको हम काव्य से इतर नहीं मानेंगे। ये जो आचार्य मम्मट का मत है ये बहुत ही उत्तम साहित्य जगत में कहा जाने वाला मत है। प्रायः आज की वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न होते हैं साहित्य जगत में लक्षण ग्रंथों में तो वो सबसे सर्वमान्य ग्रंथ आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण और आचार्य मम्मट का वह काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ है। तो आज एक सूक्ष्म रूप में कम शब्दों में इस बात को समझाया गया है। अगले अंक में हम आपको काव्य प्रयोजन जो आचार्य मम्मट का है वो आपको समझाते हैं। नमस्कार।